चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू देयर मासेस, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड ग्रेविटेशन। इफ वन ऑफ दैम, अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो एंड सेकंड ऑब्जेक्ट लाई ऑन द अर्थ या नियर इट्स सरफेस, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो या उसके कोई पास हो, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। फ्री फॉल किसे कहते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी नीचे गिर रहा हो, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन फ्री फॉल। तो उसे फ्री फॉल में कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलेरेशन होता है, उसी एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, वेट क्या होता है? अगर वेट की डेफिनेशन की बात करें तो वेट की डेफिनेशन कहती है इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है इट इज कॉल्ड वेट, यानी कि वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इक्वल टू कितना होता है? ma। लेकिन एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है वो a नहीं होता, उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर वेट का फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू mg। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेट की SI यूनिट, तो वेट क्योंकि एक फोर्स होता है, वेट एक फोर्स है, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। और वेट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट की डायरेक्शन ऑलवेज अर्थ के सेंटर की साइड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात करो, न्यूटन ने दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट होता है ये बताया, और उसके इसी लॉज को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने बताया अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस m1 m2 हो, r डिस्टेंस पे वे दोनों सेपरेट हों, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों के मासेस के क्या होता है? डायरेक्टली उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G, और फॉर्मूला बन जाता है हमारा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ कैपिटल G को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस दुनिया में भी चीज़ें जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज ना हो उन्हें हम यूनिवर्सल कहते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल G की वैल्यू 6.6710⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे एक्ट होता है। मान लो इस फोर्स की बात करो तो सेंटर से एक्ट होकर चलता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस में भी एक्ट होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहते हैं। और ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी जैसे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, r इंक्रीज, देन फोर्स क्या होने लगता है? डिक्रीज, वो घटने शुरू कर देता है। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करो तो वेक्टर फॉर्म मैंने मान लिया दो ऑब्जेक्ट और जिनके मासेस कितने हैं? m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस r, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर? दोनों की प्रोडक्ट के डायरेक्टली और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ठीक, हटाने के लिए G ले लिया, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक तो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म की तरह मैंने लिखा, और स्टेटमेंट ही से बना सकते हो। Gravitational force acting between two masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है। वेक्टर फॉर्म के लिए
फर्स्ट दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, पहले मैंने लिखा फोर्स ड्यू टू फर्स्ट सेकंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम लिख दिया F12, और सेकंड वाला जो फोर्स सेकंड के ऊपर जो फोर्स फर्स्ट ने लगा उसका नाम लिख दिया F21। फोर्स का जो नाम देते हैं हम, देखो देने का तरीका है, सबसे पहले वो लिखते हैं जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ। ये फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है सेकंड की वजह से, तो उसका नाम क्या होगा F12। जिस पे फोर्स लगा पहले उसका नाम लिखें, बाद में जिसने लगाया। ऐसे ही सेकंड वाले पे फोर्स, ये फोर्स सेकंड पे लगा तो F2, किसने लगाया फर्स्ट वाले ने, तो उसका नाम क्या होगा F21। पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर कैसे अटैच करते हैं, F12 की डायरेक्शन कहाँ है, 1 से 2 की साइड है, तो इसलिए इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा R12 कैप। F21 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है 2 से 1, तो इसके साथ कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर सॉरी R21 कैप। अब मैंने कुछ नहीं किया, एक बार लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स एट M1, फर्स्ट वाले पे फोर्स सेकंड की वजह से, फिर सेकंड पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, और सिंपल फॉर्मूला लिखा Gm1m2/r², Gm1m2/r²। लेकिन यहाँ हमने लिखा था फोर्स एट M1, डायग्राम में देखो M1 पे कौन सा फोर्स है 12, F12 अटैच कर दिया, और 12 के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है वो 12 कैप, तो इसके साथ हमने क्या ले लिया 12 कैप। लेकिन हमने इसे उल्टा लिया 21 कैप, तो पोजीशन वेक्टर अगर आप 12 से 21 करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो वेक्टर में क्या होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, तो माइनस का चेंज आ गया। नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करो, फोर्स एट M2 पे फोर्स, डायग्राम में देखो M2 पे कौन लगा है F21, मैंने F21 लिख दिया। 21 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है आपका 21, तो मैंने 21 वाले के साथ क्या ले लिया 12 लिया, तो माइनस का चेंज, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी। डायरेक्शन इधर से इधर करने के लिए फिर माइनस का चेंज, तो जैसे डायरेक्शन बदलोगे वो 12 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला पार्ट जो है हमारा R21 कैप, ये 21 कैप क्या था F12, तो उसकी जगह नेक्स्ट लाइन में F12 लिख दिया। यानी कि यहाँ से प्रूफ होता है दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। थैंक यू।